सूरह निसा आयत नंबर 34। शौहर और बीवी के रिलेशनशिप में शौहर को घर का सरबराह क्यों बनाया गया, शौहर को एक दर्जा फजीलत क्यों दी गई। और दूसरी ये कि अगर औरत सरकशी करे तो उस सूरत में मर्द को ये क्यों इख्तियार दिया गया कि वो उसको फ़िज़िकली सज़ा दे सकता है। अब जो पहली चीज़ है कि अर्रिजालु कव्वामून अलन्निसा, मर्द औरतों पर कव्वाम है। अब इस कव्वाम का मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ तर्जमा किया। कुछ लोगों ने इसका तर्जमा किया सरप्रस्त, यानी कि जो मर्द है वो औरतों का सरप्रस्त है, यानी कि मियाँ और बीवी के रिलेशनशिप में घर का सरबराह है मर्द। और कुछ लोगों ने इसका तर्जमा किया है निगरान, यानी कि मर्द औरतों पर निगरान है। और कुछ लोगों ने इसको प्रोटेक्टर्स के मीनिंग में लिया है। अब ये सारे तर्जमे एक ही हैं। ये कव्वाम का लफ्ज़ वही है कव्वामूना, कि एक आयत है ना कि अकीम सलात, नमाज कायम करो। तो ये जो कव्वाम का लफ्ज़ है ये कायम, किसी चीज़ को कायम करने के मीनिंग्स में बोला जाता है। तो इस शौहर और बीवी के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे क्या इसका मतलब बनेगा कि घर के निज़ाम में जो शौहर है वो घर के निज़ाम को कायम रखता है। अब ये दोनों तरीक़ों से कायम रखता है। एक तो ये कि वो कमा के ला रहा होता है, तो इस लिहाज से वो निज़ाम चला रहा होता है घर का। और दूसरा ये कि अगर औरत सरकशी करे तो उस सूरत में ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो घर के निज़ाम को दुरुस्त तरीके से चलाए, घर के निज़ाम को दुरुस्त करे। तो ये इसके दोनों मीनिंग्स हैं। अब ये जो कव्वाम के लफ्ज़ से मर्द को घर का सरबराह बनाया गया है, ये कोई एब्सोल्यूट फजीलत नहीं है। इसको आगे बयान किया गया है कि क्योंकि बाज़ को बाज़ पे फजीलत है। ये नहीं कहा गया कि चूँकि मर्दों को औरत पे फजीलत है, और ना ही ये बात की गई है कि क्योंकि शौहरों को बीवियों पर फजीलत है। कहा गया कि बाज़ को बाज़ पे फजीलत है। और इसको आगे लिंक किया गया कि चूँकि शौहर जो है वो अपने माल खर्च करते हैं, यानी कि घर का पूरा वो निज़ाम चला रहे होते हैं, इसलिए वो सरबराह हैं। अब इसको आप एक और एग्जांपल से समझें कि जब शौहर गर्दमाद बनता है तो उस सूरत में प्रैक्टिकली एक दर्जा फजीलत किसको मिलती है, औरत को मिलती है। प्रैक्टिकली वहाँ पे घर की सरबराह कौन होती है, औरत होती है। तो अगर घर का पूरा निज़ाम जो है वो औरत चला रही है तो वहाँ पे प्रैक्टिकली औरत घर की सरबराह होगी, और अगर मर्द चला रहा है तो मर्द होगा। लेकिन ज़्यादातर चूँकि मर्द ही चलाता है तो इसलिए मर्द के हवाले से ये बात की गई है। और ये जो सरबराही दी गई है ये आगे वाज़े हो जाएगा कि ये ओवरऑल बात किस कॉन्टेक्स्ट में की जा रही है, तो इसको मैं एंड पे थोड़ा सा वाज़े करूँगा। अब जो दूसरी चीज़ है कि अगर औरत सरकशी करे तो उसमें मर्द को ये क्यों इख्तियार दिया गया कि वो उसे फ़िज़िकली सज़ा दे सकता है। अब सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि बात किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, यहाँ पे क्या बात ओवरऑल हो रही है। क्या यहाँ पे ये बात की गई है कि क्या मुसलमानों तुम पे अपनी बीवियों को मारना फ़र्ज़ कर दिया गया है, लिहाजा अपनी बीवियों को मारकर अल्लाह का तकवा हासिल करो, अल्लाह का कुर्ब हासिल करो। यानी कि क्या ये कोई इस तरह की चीज़ है कि जिस तरह से हमने नमाज़ पढ़नी है, हमने रोज़ा रखना है, हमने हज करना है, हमने ज़कात देनी है, इसी तरह से हमने अपनी बीवियों को भी मारना है। क्या ये कोई इस तरह का हुक्म है। अब ये बात मैंने इसलिए की है कि लोग इसको इस तरह के हुक्म ही समझते हैं। लोग क्या करते हैं, जो एतराज़ करते हैं वो कहीं से कोई जुमला पकड़ लेते हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट नहीं देखते कि ओवरऑल बात क्या हो रही है, और उसको एक जनरल शरीयत का एक हुक्म बना देते हैं। तो ये एक स्पेसिफिक सिचुएशन से रिलेटेड बात हो रही है। अब देखते हैं कि सिचुएशन क्या है, किस सिचुएशन में ये बात की जा रही है। अब यहाँ पे कहा गया है कि जो फर्माबरदार बीवियाँ हैं वो गैब में, यानी कि शौहर की गैर मौजूदगी में हिफाजत करती हैं। अब किस चीज़ की हिफाजत करती हैं, थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज़ करें। यहाँ पे किस चीज़ की हिफाजत मुराद है, यानी कि वो अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करती हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट वाज़े हो रहा है कि आगे जो बात की गई है वो किस कॉन्टेक्स्ट में की जा रही है। तो यहाँ पे भी क्या कहा गया है कि अगर आपको इस मामले में सरकशी का अंदेशा हो तो उन्हें समझाओ। सबसे पहले क्या करना है, आपने समझाओ। समझने से बात ठीक होती है तो ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया है कि उनको अपने बिस्तरों पर तना छोड़ दो, यानी कि उनसे फ़िज़िकल रिलेशनशिप ख़त्म कर दो। अब ये जो बात की गई है कि फ़िज़िकल रिलेशनशिप ख़त्म कर दो, इससे ये बात मज़ीद वाज़े हो जाती है कि कॉन्टेक्स्ट यही है। कॉन्टेक्स्ट यही है कि वो चीट कर रही है, वरना ऐसा तो नहीं होता कि उसने सालन में नमक ज़्यादा डाला है इसलिए उससे फ़िज़िकल रिलेशनशिप ख़त्म कर दो। तो इससे ये कॉन्टेक्स्ट वाज़े हो जाता है। और इसमें भी ये कहा गया कि सबसे पहले उसको समझाओ, उसके बाद उससे फ़िज़िकल रिलेशनशिप तर्क कर दो, और इस पर भी ना माने तो उसको फ़िज़िकली सज़ा दो। इसको एक और एग्जांपल से समझें कि जब हम ड्रामाज़ में या मूवीज़ में देखते हैं कि अगर कोई शख्स
किसी औरत को थप्पड़ मारता है और उस औरत का किरदार नेगेटिव होता है, ओवरऑल उस ड्रामे में या उस मूवी में उस औरत का किरदार एक विलन का किरदार होता है, तो वो जब उसको औरत को थप्पड़ मारता है तो हमें ये नहीं लगता कि यहाँ पे औरत के हकूक़ की कोई खिलाफ वर्जी हो रही है या औरत के ख़िलाफ़ कोई जुल्म हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट वाज़ेह होता है। उसका जो ओवरऑल किरदार है वो नेगेटिव होता है, उसका किरदार एक विलन का किरदार होता है, तो उसमें अगर वो शख्स थप्पड़ उसको मारता है तो वो जस्टिफाइड हो जाता है, तो क्योंकि कॉन्टेक्स्ट पूरा का पूरा वाज़ेह होता है। लेकिन यहाँ पे मसला क्यों बनता है, क्योंकि हम कॉन्टेक्स्ट को बिल्कुल नज़रअंदाज करके एक जनरल हुक्म इसको समझ लेते हैं। ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड ये चीज़ है कि जब मर्द अच्छा है लेकिन औरत जो है वो बुरी है, औरत का किरदार जो है वो क्या है, नेगेटिव है, औरत का एक विलन का किरदार है, उस सिचुएशन में ये बात की गई है। और उस सिचुएशन में पहले कहा गया कि पहले समझाओ, उसके बाद फिज़िकल रिलेशनशिप तर्क कर दो, अगर इससे मामला बेहतर होते हैं तो ठीक है, और उसके बाद कहा गया है कि आप उनको सज़ा दे सकते हैं इसके बाद। अब यहाँ पे एक चीज़ वाज़ेह रहे कि ये कोई इस तरह की सिचुएशन नहीं है कि जहाँ पे औरत जो है वो मर्द के साथ नहीं रहना चाहती लेकिन मर्द अपने साथ उसको ज़बरदस्ती रखने के लिए मार रहा है। ये तो कॉमन सेंस की चीज़ है कि ये बात हो ही नहीं सकती, ये सिचुएशन, ये कॉन्टेक्स्ट इस चीज़ का हो ही नहीं सकता, क्योंकि शरीयत ने तो औरत को पहले ये इजाज़त दी हुई है कि अगर शौहर के साथ उसकी ना बने तो वो तलाक लेके अलग हो सकती है। वो किसी और को पसंद करती है या वैसे ही वो शौहर के साथ नहीं रहना चाहती तो वो तलाक लेके अलग हो सकती है। तो ये इस तरह का कोई मामला नहीं है कि औरत जो है वो मर्द के साथ नहीं रहना चाहती लेकिन शौहर जो है वो उसको ज़बरदस्ती अपने साथ रख रहा है। औरतों को हकूक़ दिलाने का मतलब ये नहीं होता कि आप हर औरत को फ़रिश्ता मान लें। औरतें अच्छी भी होती हैं और बुरी भी होती हैं, इसी तरह से मर्द भी अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। तो ये कोई मैन वर्सेस वुमेन वाली चीज़ नहीं है या शौहर वर्सेस बीवी वाली कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर सिचुएशन ज़ेर बहस है, तो उससे रिलेटेड ये हुक्म है। अब कुछ लोग कहते हैं कि अगर औरत चीट कर रही है या वैसे उसने घर को जहन्नुम बनाया हुआ है तो आप डिवोर्स दे के सेपरेट हो जाएं, ज़रूरी उसको फिज़िकली सज़ा देनी है। तो देखें, डिवोर्स हर केस में डिवोर्स मुमकिन नहीं होती। अब अगर मिसाल के तौर पर बच्चे हो गए हैं तो ये औरत के लिए भी मुमकिन नहीं होगा कि वो डिवोर्स ले और मर्द के लिए भी ये मुमकिन नहीं होगा कि वो डिवोर्स दे। बच्चों का क्या बनेगा? और ऐसा भी नहीं है कि आपने ज़रूरी इस मरहले से गुजरना है। अगर आप समझते हैं कि कोई इस्लाह मुमकिन नहीं है तो उसका यही हाल है कि आप डिवोर्स दे दें, लेकिन डिवोर्स हर केस में मुमकिन नहीं होती। और ये इस सिचुएशन से वाज़ेह है कि औरत डिवोर्स लेना भी नहीं चाहती। अगर वो डिवोर्स लेना चाहती है तो ये तो पहले ही उसके पास राइट मौजूद है कि वो अगर शौहर उसको नहीं पसंद या वैसे ही वो उसके साथ नहीं रहना चाहती तो वो डिवोर्स लेके सेपरेट हो जाए। तो यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट से ये चीज़ वाज़ेह है कि औरत तलाक नहीं लेना चाहती, वो घर में भी रह रही है लेकिन फिर भी अगर कोई इस तरह का मामला कर रही है तो उस सिचुएशन से रिलेटेड ये चीज़ है। अब कुछ लोग कहते हैं कि अगर मर्द जो है उसने घर का निज़ाम जहन्नुम बनाया हुआ हो या फिर वो चीट कर रहा हो तो क्या औरत उसको फिज़िकली सज़ा दे सकती है? अब देखें, अब इस सिचुएशन को रिवर्स कर दें। अब जो मर्द का किरदार है वो नेगेटिव है, औरत का किरदार पॉजिटिव है, एक अच्छी औरत है। अब अगर आप उसको फिज़िकली मारेंगी तो असल मसला ये है कि आप उससे फिज़िकली वीक हैं, वो आपसे फिज़िकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो अगर आप मारेंगी तो इसका आप पे ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा। तो आपके लिए यही बेहतर है कि आप उससे डिवोर्स ले लें। आप इस तरह से उसकी इस्लाह नहीं कर सकती, और अगर आप इस तरह से उसकी इस्लाह करना चाहती हैं वो एक ही सूरत में हो सकती है कि अगर वो गर्दमाद है। तो अगर वो गर्दमाद है तो फिर आप उसको कोई पंच वगैरह मार लें तो वो बेचारा बर्दाश्त कर जाएगा, तो अदरवाइज़ आपके लिए ये ज़्यादा नेगेटिव होगा। अब ओवरऑल पूरी इस आयत को देखें कि मर्द के लिए जो कव्वाम का लफ्ज़ बोला गया है, मर्द को जो घर का सरबराह बनाया गया है, तो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है कि अगर मर्द कमा कर ला रहा है तो घर का सरबराह वो बन जाएगा। तो इस सूरत में अगर औरत सरकशी करती है तो घर के निज़ाम को दुरुस्त रखना, दुरुस्त तरीके से कायम रखना ये मर्द की ज़िम्मेदारी है। अब अगर कमा कर वो ला रहा है तो प्रैक्टिकली वो सरबराह बन जाएगा, इसको आपका दिल माने या ना माने ये हो जाएगा। इसी तरह से अगर शौहर जो है वो गर्दमाद बना हुआ है, कमा कर औरत ला रही है, तो इस सूरत में घर की सरबराह औरत बन जाएगी, इसको आपका दिल माने या ना माने ये चीज़ें प्रैक्टिकल हो जाती हैं, प्रैक्टिकली ये चीज़ें हो जाती हैं। अब चूँकि नॉर्मली मर्द कमाता है तो ये आयत मर्द के लिए है। अब ये कोई जनरल हुक्म नहीं है, ये ख़ास सिचुएशन से ये आयत
डील करती है। नॉर्मली मियाँ और बीवी के रिलेशनशिप के बारे में कुरान ने क्या फरमाया है कि तुम एक दूसरे का लिबास हो, तुम एक दूसरे से सुकून हासिल करते हो। तो ओवरऑल यही हुक्म है कि आपने प्यार मोहब्बत से रहना है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है। लेकिन ये ख़ास सिचुएशन से रिलेटेड ये चीज़ है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि कॉन्टेक्स्ट को बिल्कुल ही नज़रअंदाज करके कोई एक जुमला पकड़ के उस पर एतराज़ात करना शुरू कर देते हैं। इस्लाम में निकाह दो मर्द औरत के इजाब कबूल से होता है। दो लोग अपनी मर्ज़ी के साथ इस रिलेशनशिप में आते हैं। ऐसा नहीं होता कि मर्द ज़बरदस्ती औरत को निकाह में ले लेता है। तो जो लोग समझते हैं ना कि इस्लाम में मियाँ और बीवी का रिलेशनशिप एक मास्टर स्लेव रिलेशनशिप है, तो उनसे सबसे बड़ा ये सवाल है कि क्या मास्टर स्लेव रिलेशनशिप में स्लेव को ये इजाज़त होती है कि वो अपने मास्टर से अलग हो जाए? अगर ये इस्लाम में मास्टर स्लेव रिलेशन होता तो कभी भी औरत को तलाक का हक़ ना दिया गया होता कि वो अपने शौहर से सेपरेट हो जाए तलाक लेके। ये आप समझते हैं ना कि मुसलमान जंगजू थे। अब देखिए जंगजू कैसा आदमी होता है। जंगजू होता है, आपने अर्तुगरुल ड्रामा देखा होगा, बहुत मशहूर था। तो उसमें जो नयान का करैक्टर है, जंगजू उस किस्म के लोग होते हैं। अब अगर नयान की बीवी है और वो कहे कि मैं आपके साथ गुजारा नहीं कर सकती, मैं सेपरेट होना चाहती हूँ, तो क्या नयान उसको इजाज़त देगा? एक जंगजू आदमी उसको इजाज़त देगा कि वो सेपरेट हो जाए? तो अगर इस्लाम में भी ये मास्टर स्लेव रिलेशनशिप होता तो कभी भी औरत को ये इख्तियार ना होता कि वो तलाक लेके सेपरेट हो जाए। आज की यंग जनरेशन के लिए ये चीज़ समझना बहुत मुश्किल है कि क्या मियाँ और बीवी में से किसी एक का सरबराह होना ज़रूरी है। यानी ये तो प्यार मोहब्बत से आपने रहना होता है और सलाह मशवरे से आप चलें, तो क्या किसी का सरबराह होना ज़रूरी है? देखिए अगर दोनों ठीक हैं, मियाँ भी अच्छा है, बीवी भी अच्छी है, तो कोई मसला पैदा नहीं होगा। उनका दिमाग ख़राब नहीं होगा कि वो जो है वो इस हद तक कोई नौबत पहुँचे। वो प्यार मोहब्बत से ही रहेंगे, वो एक दूसरे के सलाह मशवरे के साथ ही तमाम मामलात का फ़ैसला करेंगे। और जो नॉर्मल शादी होती है उसमें यही होता है कि एक दूसरे के साथ सलाह मशवरे के साथ आप चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन सरबराही वाला मामला कब आता है? जब घर के मामले में कोई डिस्टर्बेंस पैदा हो जाए, कोई गड़बड़ पैदा हो जाए, उस वक्त ये सरबराही का मसला आता है। और इसको आप एग्ज़ाम्पल से देख लेना। मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी थी कि अगर शौहर जो है वो घर दमाद है, तो क्या औरत ये पसंद करेगी कि मर्द उसे चीट कर रहा हो और वो इसको बर्दाश्त कर ले? वो कभी भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी। वो अपनी सरबराही का हक यूज़ करेगी जो उसे प्रैक्टिकली हासिल है। आप इसको माने या ना माने, लेकिन प्रैक्टिकली उसको ये हक हासिल होगा अगर वो घर का निज़ाम चला रही है। और शौहर जो है वो घर दमाद बना हुआ है, तो जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस पैदा होती है वहाँ सरबराही वाला मसला होता है। औरतों पे जो जुल्म होते हैं उसकी बुनियादी वजह हमारा सोशल सेटअप है। अब अगर औरत इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो इसकी पॉजिटिव साइड भी है और उसकी नेगेटिव साइड भी है। पॉजिटिव साइड ये है कि अगर उसकी किसी अच्छे आदमी के साथ शादी हो जाती है तो वो हंसी खुशी हाउस वाइफ बनकर ज़िंदगी गुजार देगी, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करेगी, एक घर का निज़ाम अच्छे से चलता रहेगा। लेकिन अगर उसकी किसी बुरे आदमी के साथ शादी हो जाती है और वो इंडिपेंडेंट भी नहीं है तो फिर उसका जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इन केसेस में ये ज़रूरी है कि औरत इंडिपेंडेंट हो। अब जो औरत को विरासत में हिस्सा मिलता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो हिस्सा उसने अपने शौहर को दे देना है या अपने भाई को दे देना है या अपने वालिद को दे देना है। वो हिस्सा इसीलिए है कि वो एक इंडिपेंडेंट बीइंग है, वो इंडिपेंडेंट वजूद अपना रख सकती है, वो इंडिपेंडेंट अपनी ज़िंदगी गुजार सकती है अगर इस तरह का कोई मामला होता है। मोस्ट ऑफ़ द केसेस में अगर किसी अच्छे आदमी के साथ उसकी शादी हो तो कोई मसला नहीं बनता, वो हंसी खुशी हाउस वाइफ के तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजार देती है, अपने बच्चों की परवरिश करती है। लेकिन अगर कोई मिसहैप होता है तो उसके लिए ये बैकअप ऑप्शन मौजूद होना चाहिए और उसके लिए एक वेलकमिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए उसके मायके में भी। और शादी करते वक्त भी देखना चाहिए कि आप उसकी शादी किसके साथ कर रहे हैं, किसी इंसान के साथ कर रहे हैं या जानवर के साथ कर रहे हैं। तो शादी करते वक्त भी ये देखना चाहिए कि उसका करैक्टर क्या है, ओवरऑल वो किस किरदार का मालिक है। तो शुरू में शादी तो लोग कर लेते हैं, लव मैरिजेज़ में भी यही होता है कि इंसान ये समझ रहा होता है कि ये बस जो है ना वो फ़िज़िकल रिलेशनशिप यही शादी की असल है। बाद में फ़िज़िकल रिलेशनशिप एक सेकेंडरी चीज़ बन जाता है। अब मिसाल के तौर पर जब आपने पहली मरतबा मोबाइल इस्तेमाल किया था तो आपको बहुत मोबाइल के साथ अट्रैक्शन फ़ील हुई होगी,
बहुत अच्छा लगा होगा। लेकिन अब आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो मोबाइल आपकी ज़रूरत तो है, लेकिन वो अट्रैक्शन नहीं है। इसी तरह से जो शादी का जो फिज़िकल एस्पेक्ट है, फिज़िकल रिलेशन है, उसमें भी यही होता है कि वो रिलेशन आपकी ज़रूरत तो होता है, लेकिन वो उतनी अट्रैक्शन नहीं बाकी रहती, इसलिए शादियाँ नहीं चलती। तो शादी चलने के लिए ये ज़रूरी है कि आप शादी को एक ज़िम्मेदारी समझते हो, आपकी फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के साथ मैच करती हो। ये एक ज़िम्मेदारी का काम है शादी चलाना।